वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 मई 2021 और 10 मई 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो बात करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और कल संडे था तो संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती बनाई गई? और कल मैंने लाइव आकर स्पेशल महाराणा प्रताप की कुछ यादों को आपको बताया था, किस प्रकार उन्होंने अकबर के साथ युद्ध लड़े, कब इनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, ये सारी बातें मैंने बताई थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात 1 मिनट में और बता देता हूँ। 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती बनाई गई? तो 481वीं जयंती बनाई गई। महाराणा प्रताप 9 मई को 481वीं जयंती बनाई गई। अब तस्वीर देखिए, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सुबह सुबह के बहुत ही अच्छे एक महान योद्धा के जब दर्शन होते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। ये महाराणा प्रताप, इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी को रविवार को हुआ था। बहुत बड़ा संयोग था कल रविवार को। लेकिन जब शक संवत पर आधारित महीना पूछे तो ज्येष्ठ महीने में ये हुआ था। अभी तक ज्येष्ठ महीना नहीं लगा, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। जब ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया आएगी तब भी इनका जन्म दिवस बनाया जाएगा और 9 मई को भी जन्म दिवस बनाया जाता है। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई? तो याद रखना, तारीख 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? चावंड बडोली उदयपुर के अंदर। ये याद रखना। महाराणा प्रताप ने पिता थे उदय सिंह, माता जयवंता बाई और पत्नी अजबदेव पमार। इनका भाई था एक शक्ति सिंह था, एक जगमाल था और इनका पुत्र था अमर सिंह। बाकी सारी कहानी मैंने हल्दी घाटी का युद्ध, कैसे महाराणा प्रताप अकबर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजता है, कैसे दिवेर का युद्ध लड़ता है, ये सारी बातें मैंने बता दी। तो बार बार इस करंट अफेयर्स में बताने की आपको जरूरत नहीं है और बढ़िया तरीके से पढ़ लेना महाराणा प्रताप को, क्योंकि महाराणा प्रताप से क्वेश्चन आता आता है। दूसरा, हाल ही में भारत का पहला श्वास मृत बैंक राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत का पहला श्वास बैंक, आपको पता है ना, कोरोना में सबसे बड़ी समस्या श्वास की होती है, यानी सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो वो श्वास बैंक राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर में स्थापित किया गया है। सन सिटी, ब्लू सिटी जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है भारत का पहला श्वास बैंक जोधपुर में। और इसका वर्चुअल जो उद्घाटन किया वो हमारे राजस्थान के माननीय 25वें मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। याद रखना, सरदारपुरा जोधपुर से वो खुद विधानसभा उनकी सीट है। अब बात करते हैं जोधपुर की। कल भी हमने बात की थी, आज फिर जोधपुर की बात करते हैं। सन सिटी किसको कहते हैं? ब्लू सिटी। और सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाने की संभावना भी कहाँ पे है? जोधपुर में। अच्छा, विश्व की दृष्टि से जोधपुर की बात कर ले तो खेजड़ली गांव है जोधपुर में, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, विश्व के संदर्भ में बात करें, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल चित्तर पैलेस या उमेद भवन, वो भी जोधपुर के अंदर है। तीसरी बात और करें, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला जोधपुर में है। तीन बात तो ये जीके की आ गई, स्टैटिक जीके की। अब करंट की बात करें तो राजस्थान का दूसरा मेगा फूड पार्क कहां स्थापित होगा? जोधपुर के अंदर। बरकतुल्ला खां स्टेडियम, हाल ही में बरकतुल्ला खां स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल मैच हो। पेपर में सीधा ही आ सकता है, बरकतुल्ला खां स्टेडियम कहां पे? जोधपुर में। अच्छा, ये बरकतुल्ला खां कौन थे? हमारे राजस्थान के प्रथम मुस्लिम राष्ट्र सॉरी मुख्यमंत्री थे और प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे और पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त पहले मुख्यमंत्री थे। तो बरकतुल्ला खां का संबंध जोधपुर से था। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री देने वाला जिला कौन सा है? जोधपुर जिला है, ये भी याद रखना। और जोधपुर में कितने नगर निगम हो चुके हैं? दो हो चुके हैं, दो। जयपुर, कोटा और जोधपुर तीनों ऐसे शहर है जहां पे दो दो नगर निगम है, ये याद रखना। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर में है। राजस्थान का हाई कोर्ट कहां पे? जोधपुर में है, जिसका 7 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद के द्वारा नए भवन का शिलान्यास किया गया, झालमंड जोधपुर के अंदर। इतनी बातें आपको जोधपुर। और पुलिस कमिश्नर प्रणाली भी, कमिश्नरेट प्रणाली भी 2011 से लागू है, जहां वर्तमान में जोधपुर कमिश्नर हैं जोश मोहन।
इतनी बातें मैंने बता दी। कल भी मैंने आपको करंट के बारे में, जोधपुर के बारे में बताया था, आज फिर इसके बारे में चर्चा कर ली। तो याद रखना जो भी चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा से बता रहा हूँ नक्शे के माध्यम से। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या सीधा टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे पीडीएफ लिंक वगैरह सारा प्राप्त हो जाता है। अगला देखिए, राजस्थान के किस अभयारण्य में कछुओं के संरक्षण का कार्य शुरू किया गया है? पहली बार राजस्थान में ऐसी अनूठी पहल की गई है। किस सेंचुरियन में या अभयारण्य में कछुओं के संरक्षण का कार्य, उनकी प्रजाति, इनकी अंडों को सुरक्षित किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, वो कार्य किया जा रहा है चंबल घड़ियाल सेंचुरी में। कहां पे? चंबल घड़ियाल सेंचुरी। और घड़ियाल नाम आपके लिए पिछले 3-4 दिनों से काफी चर्चित हो रहा है। तो कोटा देश के 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में बहने वाली बारहमासी चंबल नदी के नेशनल चंबल घड़ियाल यानी राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी में राजस्थान में पहली बार कछुओं के संरक्षण के लिए हेचरियां बनाई गई है। यानी कछुओं के संरक्षण के लिए उनके जो अंडे उनको सुरक्षित रखने के लिए इसमें 3000 अंडों के कंजर्वेशन के बाद 600 कछुओं के बच्चों को चंबल में रिलीज किया है। यह प्रदेश में पहली बार अनूठा प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना। पहली बार संकट और अति संकटग्रस्त है ये चंबल के शुद्धिकरण के लिए कछुओं की प्रजाति के लिए प्रयोग हुआ है। तो बहुत बड़ी बात है। कछुओं के संरक्षण के लिए किस नदी में? चंबल। किस क्षेत्र में? कोटा में। आपको पता है ये चंबल घड़ियाल सेंचुरी एक जिले में नहीं है, नहीं एक राज्य के अंदर है, ध्यान रखना। अभी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो देखिए चंबल, चंबल घड़ियाल, घड़ियाल रहते हैं चंबल घड़ियाल अभयारण्य में, जो कहाँ फैला हुआ है? एक तो ध्यान रखना कोटा, एक सवाईमाधोपुर, एक करौली और एक धौलपुर, यहाँ ये चंबल घड़ियाल अभयारण्य फैला हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के, उत्तर प्रदेश और यूपी में फैला हुआ 3 राज्यों में अंतरराज्यीय सीमा बनाता है ये चंबल घड़ियाल सेंचुरी। ठीक है, घड़ियालों की शरण स्थली इसको कहा जाता है। और घड़ियाल जो है वो किसका वन्य जीव शुभंकर है? करौली जिले का वन्य जीव शुभंकर है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये चंबल घड़ियाल अभयारण्य है, याद रखना। कितने जिलों में? 4 जिलों में, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, 4 जिलों में फैला हुआ है, 3 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी। ठीक है, और अभी हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार यहाँ घड़ियालों की संख्या 900 से बढ़कर कितनी हो गई है? 954 हो गई है। ये परसों के वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था, और आज मैंने ये बता दिया कि कछुओं की प्रजाति के लिए भी यहाँ पे काम किया जा रहा है बचाने के लिए। अगला, राजस्थान के वरिष्ठ आईपीएस अमृत कैलाश के पिता पद्मश्री रविंद्र राजहंस का निधन हो गया। उनका संबंध किस भाषा के साहित्य से था? बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मौत का सीजन मैंने आपको बताया था, कोई ना कोई बड़ा दिग्गज यहाँ पे समेटे हुए लगातार निधन होते जा रहे हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो वो हिंदी भाषा के व्यंग्यकार थे। राजस्थान के वरिष्ठ आईपीएस अमृत कैलाश के पिता पद्मश्री डॉक्टर डॉक्टर श्री रविंद्र राज यानी पद्मश्री रविंद्र राज हंस का निधन हो गया। डॉक्टर हंस को भारत सरकार द्वारा 2009 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया था। डॉक्टर हंस हिंदी के सुविख्यात व्यंग्यकार थे। पूछा जा सकता है, ज्यादा नहीं है, हालांकि बस थोड़ा सा करंट में रूटीन में कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हिंदी के साहित्यकार थे और आईपीएस, हमारे राजस्थान के आईपीएस थे अमृत कैलाश, उनके पिता थे, और पद्मश्री अवार्ड मिला था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न। सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। और भारत रत्न के बाद अगर कोई बड़े सम्मान आते हैं तो वो पद्म पुरस्कार आते हैं। पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणी होती है। सबसे पहले दिया जाता है पद्म विभूषण, सबसे बड़ा पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म भूषण होता है, और फिर पद्म श्री होता है। ये सबसे ज्यादा लोगों को दिया जाता है, ये कुछ एक को, और ये 5-7 के दिया जाता है। भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्म श्री। तो जिन्हें भी ये अवार्ड मिल जाते हैं उनके आगे वो पदवी लग जाती है। अगला, राजस्थान में सामूहिक विवाह योजना के तहत कितना अनुदान दिया जाता है? आपने कई बार न्यूज में देखा होगा, एक साथ इकट्ठे 20-25 जोड़ों का एक साथ विवाह होता है। तो राजस्थान में सामूहिक विवाह योजना के तहत कितना अनुदान दिया जाता है? देखो, इस प्रकार के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर देता है। क्यों देता है? कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, क्या उसको सामाजिक, वो एक सामाजिक प्रणाली है, उसको क्या समाज के बारे में पता चल रहा है कि समाज में कौन प्रकार, किस प्रकार की योजना चलका रही है, सरकार समाज को क्या क्या योजना दे रही है, क्या उसका लाभ मिल रहा है, कितना है, ये चीजें जरूर एग्जाम में दी जाती है। तो 18,000 रुपए राजस्थान में सामूहिक विवाह योजना के तहत कितना अनुदान दिया जाता है? 18,000 रुपए दिया जाता है।
अब देखिए ये सामूहिक विवाह क्यों करवाए जाते हैं, तो सामूहिक विवाह योजना बाल विवाह, दहेज प्रथा, व्यक्तिगत विवाहों पर होने वाले व्यय को कम करने के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं। देखो एक तो बाल विवाह कई जगह बहुत ज्यादा प्रचलित है, दहेज प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित है, और व्यक्तिगत अलग अलग विवाह करने से इतना ज्यादा खर्च आ जाता है कि एक पिता इन विवाहों के चक्कर में इतना कर्जदार हो जाता है कि वो एकदम दबाव महसूस करने लग जाता है और उसकी सारी जिंदगी नष्ट हो जाती है। तो सरकार ने एक योजना चला दी, सामूहिक विवाह योजना। इसके तहत अनुदान कितना दिया जाता है, 18,000 रुपए दिया जाता है। राजस्थान सरकार प्रति जोड़े 18,000 रुपए दी जाती है। अब इसमें 15,000 तो जो दंपति होती है, जो जोड़ा बनता है, उसको दिए जाते हैं, और 3,000 रुपए जो संस्था सामूहिक विवाह कराती है उसको 3,000 रुपए प्रति अनुदान दिया जाता है। तो टोटल कितने हो गए, 18,000। याद रखोगे ना, 18,000। अब मुझे कमेंट करके बता दो, विधवा पुनर्विवाह पर सरकार ने राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है। मैंने आपको बता दिया, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। 2-3 बार क्वेश्चन बता दिया विधवा पुनर्विवाह पर। अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सांबर वेटलैंड प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। लगा लो स्टार, ये कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, लास्ट हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी वो कौन सी थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसके तहत सांबर वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि नम भूमि क्षेत्र प्रोजेक्ट में तो केंद्र सरकार का हिस्सा कितने प्रतिशत है, तो 100 का 100% केंद्र सरकार का हिस्सा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी। उसके बाद में इन योजनाओं की जगह क्या आ गया, योजना ये नीति आयोग आ गया। केंद्र सरकार का हिस्सा 100%। आपको पता है राजस्थान के 2 ही ऐसे स्थान है जिनको रामसर वेटलैंड प्रोजेक्ट के रूप में घोषित किया गया है। एक तो सांबर है और एक केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब ध्यान रखना, उसके संरक्षण के लिए, उस नम भूमि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए जो हमारे राजस्थान में सांबर झील के पास जो क्षेत्र है उसमें केंद्र सरकार अपना 100% लगाती नहीं। संरक्षण के लिए 100% वित्त है वो केंद्र सरकार का होता है। अब मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। ये देखिए सांबर झील में, एक तो आपने नाम सुना होगा, क्यारी विधि से यह नमक तैयार किया जाता है, क्यारी पद्धति से। ये रहा वो क्यारी पद्धति, ये क्यारियां बनाई हुई। सांबर झील फुलेरा, खास करके फुलेरा जयपुर में सांबर झील है, ठीक है। इसके अलावा सांबर झील 8.7% पूरे भारत का नमक उत्पादन करता है और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 1990 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था, यानी नम भूमि घोषित किया गया था। उसके बाद से पूरे 100% केंद्र सरकार इस पे वित्त यानी जो उसको संरक्षण देने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा सांबर झील की बात करें तो चर्चित क्यों है, 2019 में बेटुलिज्म नामक एक बैक्टीरिया के कारण यहाँ पे 20-25 हजार प्रवासी पक्षियों के मरने के कारण ये बहुत चर्चा में रहता। और उसके बाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर इनके संरक्षण के लिए भी काम किया था, एक कमेटी का गठन भी किया था। याद रखना, 2 क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं कि अंग्रेजों ने सांबर झील को लीज पर कब लिया। सांबर झील को लीज पर 1817 में लिया। और सांबर झील के लिए नमक समझौता कब हुआ, अंग्रेजों ने सांबर झील में नमक समझौता कब किया, 1869 में। 2 पॉइंट ऑफ से पेपर में आते ही आते हैं, 1869, 1817। और एक याद रखना इसके लिए, 1990-91 में इसको रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। 4 नदियां आके गिरती है इसमें, कौन कौन सी, मेंथा, खारी, खंडेला और रूपनगढ़। 4 नदियां आके इसमें, खारी नदियां आंतरिक प्रवाह की नदियां आके गिरती है। तो इतनी बात आप इस सांबर झील के बारे में याद रखोगे। अजमेर, नागौर और जयपुर जिले में खास करके ये फैले हुए 36 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है, ये लंबी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव जिन्हें एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया, हालांकि थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन बहुत खास है। राजस्थान के ग्रामीण विकास व पंचायती राज के विभाग के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, जिन्हें एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया, रोहित कुमार सिंह को प्रदान किया गया। अब वर्तमान में रोहित कुमार सिंह इसके सचिव नहीं है, अब इनकी केंद्र में प्रतिनियुक्ति हो चुकी है, लेकिन उस समय ये सचिव थे। किसके, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह को लोक नायक जयप्रकाश जयंती समारोह में प्रशासन और सुशासन के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग काम करने और कोरोना महामारी के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए एक्सीलेंट अवार्ड दिया, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण पंचायती राज अवार्ड किसको दिया, रोहित कुमार सिंह को। वर्तमान में केंद्र में इनकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति हो चुकी है। याद रखना, तस्वीर दिखा देता हूं, बहुत ही खास, ये है रोहित कुमार सिंह जिनकी हाल ही में प्रतिनियुक्ति हो चुकी है। ये अवार्ड याद रखना, ये अवार्ड पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है।
अब लास्ट क्वेश्चन आपके निम्न में से सत्य कथन है। बजट 2021-20 के अनुसार सत्य कथन, सभी संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज की स्थापना की जाएगी, ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। राजस्थान मॉडल ऑफ हेल्थ लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में WHO की भावना के अनुरूप उपयुक्त निर्णय लिए जाएंगे, उपयुक्त निर्णय लिए जाएंगे, भी सत्य है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब काम कैसे होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बजट में घोषणा की थी हमारे वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अशोक गहलोत जी ने। 20 संभाग मुख्यालयों पर कितने साथ है, पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोला जाएगा, राजस्थान स्कूल ऑफ हेल्थ लागू किया जाएगा और WHO जैसे नियम बनाता है उसके अनुरूप राजस्थान में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम किया जाएगा। तो सारे सत्य है, इसकी घोषणा की गई थी। याद रखना, एक बजट का क्वेश्चन। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की ओर से बेरोजगारी के मामले में राजस्थान द्वितीय स्थान पे, और थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो थार का कल्प वृक्ष से कहते हैं खिजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने रोहिड़ा दे दिया था, तो रोहिड़ा इसका गुलाब है, वो थार का गुलाब, ये रेगिस्तान का गुलाब रोहिड़ा को कहते हैं। थार का कल्प वृक्ष से तो खिजड़ी वृक्ष करना है। अब क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए, ऑपरेशन प्राणवायु का संबंध किस जिले से है, जयपुर, जोधपुर, नागौर, भीलवाड़ा। सही जवाब देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन, श्याम सुंदर पालीवाल को किस क्षेत्र में 2021 का पद्मश्री मिला। ये 3 जो पद्मश्री मिले हैं ना अब की बार, ये पेपर में पक्के आएंगे। अब तक पद्मश्री मिलने के बाद कोई पेपर नहीं हुआ अच्छा सा, पेपर होने के बाद ये पक्के पूछे जाएंगे। हालांकि लाखा खान को तो पूछ लिया गया है, अभी जो एग्जाम हुआ था मार्च में। कला के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, और इस श्याम सुंदर पालीवाल को तो पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, अगला। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या थे, आफरी और काजरी का मुख्यालय यानी कहां पे है, जोधपुर में है। मुख्यालय कहां पे, जोधपुर में। आफरी की स्थापना 1985 में हुई थी और काजरी की स्थापना 1959 को हुई थी। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला पुरस्कार किसको दिया था, गंगाराम बिश्नोई को दिया था। और इसमें जो व्यक्तिगत पुरस्कार दिया जाता है वो 50,000 रुपए राशि दी जाती है, और अगर कोई संस्था को देना है तो 1 लाख रुपए की दी जाती है। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है, ठीक है, धौलपुर का है। और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928 है। और एक और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर का 994 है। और ग्रामीण लिंगानुपात पूछे तो पाली का सबसे ज्यादा 1003 है। 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ की गई थी, जयपुर में। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय अजमेर कर दिया गया। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में है, सीकर जिले में है। तो 5 क्वेश्चन थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए थे। उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। खास करके शायद कल मनीषा शर्मा जी ने और पविता ने बहुत शानदार तरीके से जवाब दिए, तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और भी सभी विद्यार्थियों ने दिए थे, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट हो जाए, मेसा का पठार किस जिले में है, पूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है, गंग नहर किस नदी से निकलती है, काम्याचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, और चंपानेर की संधि कब व किस किस के बीच हुई। मेसा का पठार किस जिले में है, पूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है, गंग नहर किस नदी से निकलती है, और काम्याचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, चंपानेर की संधि कब हुई। 5 के जवाब बड़े शानदार तरीके से देने हैं। और वीडियो को लाइक शेयर करना जाते जाते, और पूरा वीडियो को देखा करो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन, मैं पूरे तथ्य आपको हर एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और हमारे पास खूब टाइम है, और इस खूब टाइम में हम बढ़िया तरीके से इनको कवर कर सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।